Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 8th of February. So there are certain important news on the first page which we are going to discuss. The first news is Supreme Court declines to take up pleas against elevating lawyer. So इसके बारे में हमने कल भी यहाँ पर, दिस इज बेसिकली लीगल अपडेट जिसके बारे में कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि विक्टोरिया गौरी जो जिनको मद्रास हाई कोर्ट में एज ए एडिशनल हाई कोर्ट जज यहाँ पे एलिवेट करने के लिए है, जो 17 ऑफ जनवरी को हमने देखा था कि जो कॉलेजियम है उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर कल के ही दिन उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी भी था, बट उसके एक दिन पहले परसों के दिन हमने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे देयर आर सर्टेन पिटिशनर्स, उन्होंने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज श्रीमती विक्टोरिया गौरी शी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली ट्विटर। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आई तो फिर यहाँ पे क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया, और जिस तरीके से यहाँ पे इवन ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया, और अब फाइनली ये इंसिडेंट ये आ गया कि 10:35 ये शेड्यूल किया गया इन द मॉर्निंग कि उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी यहाँ पर किया जाएगा एज ए एडिशनल हाई कोर्ट जज। बट यहाँ पे क्योंकि परसों के दिन हमने देखा कि कुछ लोगों ने पिटिशन फाइल किया तो वो भी उनका भी संज्ञान लेना जरूरी था, तो इसी वजह से कल फाइनली क्या हुआ कि उसके कुछ समय पहले जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था उसके कुछ समय पहले ही ये पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, और जो जस्टिस है जस्टिस संजय खन्ना जी, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि कॉलेजियम ने जो रिकमेंड किया है वो पूरा सोच समझ के किया है, और हम इस पर्टिकुलर मामले में हस्तक्षेप करके कॉलेजियम सिस्टम को क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करना चाहते। इसी वजह से यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइन टू टेक अ प्लीज अगेंस्ट एलिवेटिंग लॉयर। एलिवेटिंग लॉयर मतलब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? विक्टोरिया गौरी जी को, जिनको यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में एज ए एडिशनल जज यहाँ पे एलिवेट किया गया। सो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। वी हैव ए फेयरली रॉबस्ट स्क्रूटनी प्रोसेस, दैट मीन्स जो कॉलेजियम सिस्टम जो प्रोसेस फॉलो करता है उसकी बात यहाँ पे की गई। लेट अस नॉट इंटरफेयर विद दैट, ठीक है, अज्यूमिंग दैट द कॉलेजियम डिड नॉट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट मे नॉट बी प्रॉपर। सो बेसिकली यहाँ पर ये इशू जो है दैट इज अबाउट अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, और उसके तहत यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम में जो बेसिकली रिकमेंडेशंस किए जाते हैं उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि आपने जो उसका बैकग्राउंड चेक है कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं किया, और यही एक बेस्ट एग्जाम्पल अभी हमें देखने को मिला ऑफ मिसेज विक्टोरिया गौरी, जिनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन यहाँ पर थे कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या किया है, हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ का यहाँ पर उनके ऊपर चार्जेस है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। आई होप यू हैड गॉट द आइडिया बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे। देन दो दिस इज पॉलिटिकल न्यूज़, बट बेसिकली यहाँ पर हम अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो इशू है वो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस न्यूज़। राहुल गांधी आस्क प्राइम मिनिस्टर टू एक्सप्लेन टाइज विद अडानी। सो कल हमने देखा काफ़ी समय बाद हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा वो अच्छे से यहाँ पर फंक्शन हो सकी, बिकॉज पिछले कुछ समय से अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था कि यहाँ पे जो सरकार है उसको अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो इशूज़ है उसको यहाँ पर बात करें, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। देन कल हमने देखा लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग लीडर्स, स्पेशली अपोजिशन लीडर्स की यहाँ पे बात की जाए, उन्होंने अपनी बात रखी। लोकसभा मेंबर श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ये बताया, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए सरकार से और स्पेशली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि अडानी एंटरप्राइजेस की जो वेल्थ है उसमें इतना बड़ा इजाफा एकदम से कैसे हो गया। जो अडानी एंटरप्राइजेज जो अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन है वो पहले गौतम एस अडानी जी पहले 619th पोजीशन पे थे बिफोर 2014 इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सनस लिस्ट अगर मैं देखूं, बट आज उनकी पोजीशन वर्ल्ड, आज तो नहीं क्योंकि आफ्टर दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट हम देगा, बट अगर हम पिछले 10-15 दिन को छोड़ दें उसके पहले अगर उनकी ओवरऑल नेटवर्थ देखें तो उनकी नेटवर्थ लगभग वर्ल्ड के वो सेकंड हाईएस्ट बिलियनियर थे आफ्टर एलन मस्क, राइट। तो बेसिकली ऐसा क्या इंक्रीज आ गया, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया, क्या इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहा या किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। उन्होंने कुछ फोटोज भी यहाँ पर प्लेकार्ड्स भी शो किए, कुछ बैनर्स भी शो किए जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो सिटिंग विद गौतम एस अडानी जी, और एक प्लेन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे थे, तब उस जो प्लेन था उसमें अडानी का एडवर्टीजमेंट हो रखा था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी उन्होंने यहाँ पर साइट किए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को साइड भी किया था इन द लोकसभा इटसेल्फ, कि जब जब हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं उसके कुछ समय बाद या तो गौतम एस अडानी जी वहाँ पे जाते हैं या उन कंट्रीज़ के द्वारा कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन होते हैं टू इंडिया, तो वो उन एग्रीमेंट्स का कॉन्टेक्ट डायरेक्टली किसको मिल जाता है, गौतम एस अडानी जी की जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज या इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ है। सो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे
जो है लोकसभा में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ की अभी जो सरकार है उनसे यहाँ पर किए गए। और नॉट ओनली लोकसभा, इवन राज्यसभा में भी हमने देखा इस तरीके के इंसिडेंट जहाँ पे जो दिग्विजय सिंह जी है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए। सो इन द सेम वे ये जो पॉलिटिकल टसल यहाँ पे चल रहा है स्पेशली बिकॉज ऑफ अडानी एंटरप्राइजेज, और यहाँ सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देयर सर्टेन पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी पैसा लगा रखा है अडानी एंटरप्राइजेज में, तो इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंसिडेंट जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। देन उसके बाद एक और न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेक डेथ्स पास 6000 एज टर्की सीरिया सीक सर्वाइवर्स। सो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7.8 मैग्नीट्यूड का टर्की में जो यहाँ पर हमने देखा रिश्टर स्केल पे जिस तरीके से यहाँ पर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से लगभग मोर देन 5000 बिल्डिंग्स ऐसी है जो वहाँ पर धाराशायी हो गई। जैसे ये बिल्डिंग्स यहाँ पर गिरी, उसके बाद हमने देखा जो डेथ टोल है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ अर्ली मॉर्निंग में हुआ, 4:15 बजे के लगभग हुआ, और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई, और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि डेथ का जो टोल है वो और बढ़ेगा। थोड़ा समझते हैं बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की में जिस रीजन पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहाँ पे ये हुआ है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें दो टर्म समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज एपिसेंटर। एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ सेंटर रहता है, मतलब केंद्र, भूकंप का केंद्र जो लोकेशन होती है, जो मैं बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है। देन एक होता है फोकस। फोकस बेसिकली इज दैट प्लेस कि जहाँ जमीन के नीचे या तो आपकी जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, या वो डिस्पर्स हुई है या वो कोलाइड करी है, तो वो जो बेसिकली इरप्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो जितना ज़्यादा वो जो डिस्टेंस होगी एपिसेंटर और फोकल के बीच में वो अगर कम होगी तो क्या होगा, और ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो अभी जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में वो बहुत कम थी, लगभग 10 से 12 किलोमीटर थी। इसी वजह से जो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड था 7.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, और इसी की वजह से बहुत डिवास्टेटिंग था कि आसपास के लगभग और 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के एरिया को इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाह किया। ऐसे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बेसिकली इसकी वजह से जो पड़ोसी देश है सीरिया, वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और केवल ये सिंगल यहाँ पर हमने सिंगल अर्थक्वेक नहीं आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया 7.8 रिश्टर स्केल का, फिर उसके कुछ समय बाद हमने देखा कि 6.5 रिश्टर स्केल का एक और हमको अर्थक्वेक वहीं पड़ोस में देखने को मिला। देन कुछ समय बाद 7 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर फिर एक अर्थक्वेक देखा। देन उसके बाद हमने 6 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर। तो ये दिस इज बेसिकली सीरीज ऑफ अर्थक्वेक जो यहाँ पे आए, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ये हुआ कि जो यहाँ पे तुर्की में जो स्थिति है वहाँ पे काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान चली गई। इसी वजह से यहाँ पे जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है रसीब तैयब अर्दोगन जी, उन्होंने भी यहाँ पर जो टर्की के बारे में बताया है कि लगभग टर्की में 88 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से 13 मिलियन पीपल, एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतने लोग इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक से यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। इसी वजह से कुछ रीजन्स पे यहाँ पे इमरजेंसी भी लगा दी गई है, और इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज एज वेल, इंडिया इज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जो यहाँ पे हेल्प के लिए यहाँ पर आगे आया है। तो आने वाले समय में ये हमारे लिए इन टुडेज न्यूज़पेपर आगे और समझेंगे कि इंडिया किस तरीके से क्या क्या हेल्प कर रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर हमारे यहाँ ऑलरेडी जा चुका है, और वो हर तरीके की संभव मदद यहाँ पे पहुँचा रहा है। देन C-130 के थ्रू हमने सीरिया में भी हेल्प करी, और उसी को यहाँ पर दोनों देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर रिआइट्रेट किया। तो उन सबको समझेंगे, बट बेसिकली इस न्यूज़ के थ्रू हमने ये समझा कि इशू यहाँ पर बेसिकली चल क्या रहा है इन टर्की, और किस तरीके से इसको कोप अप करने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। चलिए, देन अनदर न्यूज़, दिस इशू इज बेसिकली अबाउट उत्तराखंड से रिलेटेड हमने एक इशू पढ़ा था, दैट वाज जोशीमठ इशू जो चल रहा है वहाँ पे। देन अनदर इशू जो उसके जस्ट पहले आया था, दैट इज सम हल्द्वानी एनक्रोचर्स विल हैव टू गो। सो यहाँ पे बात हो रही है हल्द्वानी जो उत्तराखंड में एक जगह है, और बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली क्या चल रहा है, हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन यहाँ पर दिया था, देन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। ये बेसिकली मामला क्या है कि रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में एक बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ, मतलब काफ़ी लोग, स्पेशली जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। तो कुछ लोग ऐसा मानना है कि यहाँ पे सरकार जानबूझ के एक कम्युनिटी को यहाँ पर परेशान कर रही है, बट जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री, उनका ऐसा मानना है कि बेसिकली वो जगह हमारी है, आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया, तो अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हटाएं, आपको सेफ प्लेसेस पे हम पहुँचाएंगे, बट आपको ये जगह तो हम रेलवे की, हम हमारे काम के लिए कि हम लोगों को और बेटर सर्विसेज के लिए यहाँ पे काम करें, या और बाकी सर्विसेज हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें रेलवे के, उसमें काम लेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये हुआ, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 20 दिसंबर को कि सभी लोगों को जाना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला कि हम तो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, और इवन हम तो बिजली पानी उनका कनेक्शन भी हमारा है, तो कैसे आप हमको निकाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डिसीजन आया, अब इतने लोग कहाँ जाएंगे, और स्पेशली
जो समय था 20 दिसंबर की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में काफ़ी ठंड भी पड़ती है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस पर मार्च में डिसीजन लेंगे 13 मार्च को। तब तक जितने पिटिशन हैं वो लोग फाइल कर सकते हैं, सरकार अपना पक्ष रख सकती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सम हल्द्वानी एनक्रोचर्स विल हैव टू गो। दैट मीन्स कुछ लोगों ने जो बिल्कुल रेलवे की लाइन के पास में जिन्होंने यहाँ पे एनक्रोचमेंट कर रखा है उनको तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, बट सभी को यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पे सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। दो दिस इज ए स्मॉल न्यूज़, बट बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में, इसी वजह से हमने डिस्कस किया इसको। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप कंप्लीटली। स्टेट न्यूज़, okay, this also we can skip. So we move directly to the editorial. Today we'll be discussing 3 editorials and 1 opinion. Yes, today's newspaper is very important. There are a lot of important news. ठीक है, so first news, a poly crisis that is depleting Pakistan's resilience. So यहाँ पे जो ऑदर है who himself is from Pakistan, और उन्होंने पाकिस्तान की जो सिचुएशन उसके बारे में बताया। इनिशियली जब इस जो ऑदर है उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये ऐसा नहीं है, और इवन जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, काफ़ी सारी सिचुएशन जो है इवन आफ्टर एवर सिंस पाकिस्तान एज ए नेशन जब से बना है 1947 से, तब से ऐसे इश्यूज़ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। बट हमने इतने समय तक देखा कि अलग अलग तरह के इश्यूज़ जिस तरीके से पाकिस्तान ने फेस किए उन्होंने उसको ओवरकम किया, और कुछ समय तक तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, ऐसा ऑदर ने यहाँ पर बताया। बट जैसे जैसे समय बदला तो यहाँ पे ऑदर ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे। क्राइसिस एंड रेजिलियंस, दैट मीन्स कि हमारे देश में अलग अलग समय में यहाँ पर क्राइसिस आती रही। अभी भी अगर बात की जाए तो ऑदर ने बताया क्राइसिस जो आई है अभी, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन यहाँ पे पाकिस्तान में है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमने देखा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिससे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं बह गया था। देन ऑदर ने बताया कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हमने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इतना यहाँ पर काम नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न कुछ ऑदर्स ने साइड की कि जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का जिसने अपना जो टेन्योर है 5 ईयर्स का उसको कंप्लीट नहीं किया। तो ये बहुत सारे रीज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री नहीं है। आज पाकिस्तान की अगर हम स्थिति देखते हैं तो लगभग इन्फ्लेशन 25% पे है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है लगभग लास्ट 4 to 5 डिकेड्स की अगर बात की जाए, ये ऑदर ने बोला है। प्लस $1 अगर हमको खरीदना है तो पाकिस्तानी लगभग 300 रुपये हमको यहाँ पे देने हैं, तो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है। और ऐसे में रीसेंट स्टेटमेंट यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो आते हैं शहबाज शरीफ जी के, कि हमको बिल्कुल लोगों से भीख मांगने की हमारी यहाँ पर स्थिति हो रखी है, हम बिल्कुल सभी देशों के पास पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं बट कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा। इवन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अभी पाकिस्तान में आया हुआ है फॉर ए 7 to 8 डे विजिट, तो वो उसने भी जिस तरीके के यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस की बोला है कि आपको पाकिस्तान को ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तो उससे अल्टीमेटली दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ख़राब है और पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज एट द अर्लीस्ट यहाँ पर चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स जो इम्पोर्ट्स है, क्योंकि LC जो है वो जारी नहीं हो पा रही, पाकिस्तान के पास कैश है नहीं, फॉरेन रिजर्व्स है नहीं, तो अल्टीमेटली कुछ समय तक, कुछ 1 या 2 महीने तक ही पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स इतना फॉरेन रिजर्व्स यहाँ पर है। इसी वजह से अभी तो हम कुछ फोटोज़ वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप्स है, पेट्रोल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे पेट्रोल ही खत्म हो गया। तो ऐसे में जो स्थिति यहाँ पर हो रही है, आटे के कट्टे के लिए हम देख रहे हैं लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत स्थिति खराब है, तो उन सबको भी हाईलाइट किया। अलॉन्ग विद दिस जो ऑदर है उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की जो स्थिति है यहाँ पर उसको भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे में करंट सिचुएशन जो है, जो अभी करंट लीडर है और जो अपोजिशन के लीडर है इमरान खान जी, वो किस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने जो उनकी 2 प्रोविंस जो थी पाकिस्तान में जिनमें उनकी सरकार थी, उनको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, और अब वो फिर से चाहते हैं कि खैबर पख्तूनवा और दूसरी जगह पंजाब प्रोविंस में यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो। तो ऐसे में ये चीज़ दर्शाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक टर्मोइल, और ऐसा पहली बार नहीं कि IMF यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द 23rd टाइम जब IMF के पास पाकिस्तान वाले गए हैं लोन के लिए, और IMF अगर पाकिस्तान को लोन देता है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान कुछ समय के लिए रिवाइव कर सकता है, और IMF अगर कुछ समय तक पैसा या IMF अगर सैंक्शन कर देता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा ऑदर ने बताया कि बाकी और जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सके। सो दिस वॉज अबाउट द ओवरऑल जिस्ट, जहाँ पे ऑदर ने काफ़ी सारी बातचीत अपनी रखी है इसमें कि पाकिस्तान क्या सिचुएशन है, इसमें किसका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है कि आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, किस तरीके से कुछ जो इवन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी यहाँ पे बात की गई, जिस तरीके से भी रिसेंटली पेशावर में जो एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई कि किस तरीके से वो अटैक हुआ या कौन उसमें इन्वॉल्व था, बट यहाँ पे ऑदर ने बताया कि इन सब कारणों की वजह से आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अगर हम देखें तो बहुत खराब। देन
देन द सेकेंड एडिटोरियल, फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी जो रिसेंटली बजट आया उसका दो सबसे बड़े चैलेंज है। अगर हम उन दो चैलेंज पे यहाँ पर काम कर लें तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो दो चैलेंजेस आर, फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज स्टेबिलिटी, कि हम एक कंटिन्यूस ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़े और वो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ग्रोथ टारगेट कुछ समय के लिए, आपने कुछ क्वार्टर्स में पूरा कर लिया, बट कंटिन्यूसली पूरे साल भर में नहीं हुआ या 5 साल में जो आपने टारगेट सेट किए वो नहीं हुए। तो इसी वजह से ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है कि अभी जो रिसेंटली यहाँ पर बजट हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेजेंट किया है, उसमें किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को किस तरीके से हेल्प करने के लिए बात की गई है, किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया, और प्लस कुछ रिवाइज एस्टिमेट्स हमने जो किए, कुछ बजटरी एक्सपेंडिचर जिस तरीके से किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने 10 लाख करोड़ का किया उसको ऑथर ने यहाँ पर हाईलाइट किया, जो लगभग 33% का इंक्रीज़ है। जो पहले 7.5 लाख करोड़ हुआ करता उसको 10 लाख करोड़ इस बार कर दिया गया। सो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट इज आइंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुश दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। देन ऑथर ने यहाँ पर इसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल कंडीशंस हो रही है, एक्सटर्नल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ कि बाकी देशों की क्या स्थिति है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, जीडीपी रेशो कितना है, उसको यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया। तो इन सब कारणों की वजह से यहाँ पर अपने आप में ये दर्शाता है कि इंडिया के लिए अगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से ग्रोथ और स्टेबिलिटी का जो पाथ है उस पर यहाँ पर आए, बट ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें ऐसे में यहाँ पे इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, ओवरऑल इम्पोर्ट है और बाकी सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स को साथ में आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारा जो एम है ऑफ बिकमिंग डेवलप नेशन बाय द ईयर 2047, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है कि अल्टीमेटली 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। और इसी वजह से ये जो बजट यहाँ पे रिलीज किया गया इसको अमृत काल का फर्स्ट बजट भी कहा जाता है। दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर से 1947 से जो अभी हमने लास्ट ईयर 15 अगस्त को 2022 को 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया, तो उसको हम बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव बोलते हैं। बट उसके बाद से 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम 2047 में कंप्लीट करेंगे, उस बेसिकली 25 ईयर्स के फेज को अमृत काल कहा जाता है। सो ये जो बजट था बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल। तो इसी वजह से ऑथर ने यही बोला कि ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमारे लिए एक वेलकमिंग मूव है, जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया गया। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की गई जो बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें वो इसी से बनता है C+I+G+ जो है मतलब कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो इसी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है वो हम क्लियरली इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी सारे स्टेट्स यहाँ पे दे आर आइंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सेम वे। इवन जो यहाँ पे हमारे देश में जो कंपनीज है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए देयर लॉट ऑफ स्टेट्स हु आर आइंग फॉर दैट। तो इससे अल्टीमेटली यहाँ पर दर्शाता है कि हमें अगर एक लॉन्ग टर्म पाथ पे जाना है तो कहीं ना कहीं जो हमारे मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ पर बजट आया है वो एक वेलकमिंग मूव है, और अब हमें इसकी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में ऑथर्स ने काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर शेयर किया है, उसके तहत यहाँ पे बताया कि हम किस तरीके से आगे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है कि हमको अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को ग्रोइंग इकोनॉमी और स्टेबल इकोनॉमी यहाँ पर बनाना है वो बना पाएंगे। देन सेकेंड ओपिनियन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A quick reset. India and Canada are looking at the big picture as they put behind discord. So यहाँ पे इंडिया और कनाडा की बात की गई। इंडिया और कनाडा पहले इसमें यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए कि पहले किस तरीके के रिलेशंस दोनों देशों के बीच में हुआ करते थे, और पिछले कुछ समय से रिलेशंस यहाँ पर खराब हुए। पहले अगर बात की जाए, हमने जो पोखरण टेस्ट किया था उसके बाद उसके पहले तक हमारे रिलेशंस कनाडा से बहुत अच्छे थे, ट्रेड वगैरह अच्छा हम लोग करते थे, बट उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमारे रिलेशंस कनाडा के साथ इतने अच्छे नहीं होते गए। और पिछले कुछ समय में फिर जिस तरीके से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जिस तरीके से कनाडा विजिट किया और रिलेशंस को और बेटर करने की कोशिश की, बट धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा कनाडा ने क्या किया, अलग अलग समय पे इंडिया के जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, उनके बारे में अपनी राय दी है, और उसको इंडिया ने अनइक्विवोकली यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जैसे जब हमारे देश में फार्म बिल यहाँ पर चल रहा था, तब कनाडा के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला था कि इंडिया को इसके लिए काम करना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द इस इशू इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये किसी दूसरे देश का मैटर है, आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। बट उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे जो पंजाब के जो लोग हैं वो वहाँ पे कनाडा में यहाँ पर रहते हैं, और इवन काफ़ी सारे जो लोग जो भारत में
प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट फार्म बिल, वो पंजाबी कम्युनिटी के थे। तो ऐसे में अपना वोट बैंक इन सब चीज़ों को साधने के लिए यहाँ पर शायद जस्टिन ट्रूडो ने किया हो। तो इंडिया ने यही बोला कि आप आपके वहाँ के इश्यूज़ कर लिए, हम यहाँ पर समर्थ हैं हमारे देश के जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने के लिए। और जैसे हमारे देश में ये हुआ, कुछ समय बाद पाकिस्तान यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे इश्यूज़ हो गए विद रिस्पेक्ट टू, काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करी, तो उनके खिलाफ जस्टिन ट्रूडो ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया। तब इंडिया ने अपनी कोई बात नहीं रखी कि आप आपके देश के इश्यूज़ को समझाइए, तो वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे ऑर्डर ने ये बताया कि अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हो रहा है कि कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर इंडिया आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इवन उसके बाद में कनाडा G20 का मेंबर भी है, तो तब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वो वहाँ पर आएंगे, और मार्च में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट है ऑफ G20 वो सारे लीडर्स यहाँ पे आएंगे, G20 के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कनाडा और इंडिया के जो टाइज है उनको बेटर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो सकता है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कनाडा ने क्लियरली यहाँ पर बोला कि चाइना जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है, इसी को देखते हुए इंडिया एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ये बार बार विजिट यहाँ पर हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा भी यहाँ पर आने वाले, तो अल्टीमेटली उससे कुछ बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जा सकता है, और किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है उनको नॉर्मलाइज और बेटर यहाँ पे किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने बोला है अ क्विक रीसेट, दैट मीन्स जो इशूज़ आपने पहले इतने समय तक देखे उन सबको भूल के अब आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। सो दिस ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। एज आई टोल्ड यू टुडे विल बी डिस्कसिंग 3 एडिटोरियल्स। सो एक और एडिटोरियल थोड़ा समझते हैं हम। सो व्हाट द टाइटल सेज, द 30 करोड़ मिसिंग वोटर्स आर मोस्टली यंग, अर्बन और माइग्रेंट्स। सो यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर बताया गया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बात की गई कि अगर हम हमारे पिछले कुछ साल का देखें या 1962 से आज लगभग 50-60 साल बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो वोटर टर्नआउट रेशो बढ़ा है। पहले लोग इतना वोटिंग के लिए इतना अपना जो मताधिकार उसका प्रयोग नहीं करते थे, बट अब यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ चुनाव की बात करें, 2019 का लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, तो लगभग 65 से 66% लोगों ने ही वोट किया। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 3 इंडिविजुअल जो एलिजिबल थे वोट के लिए, उनमें से केवल 2 लोगों ने वोट किया। तो अगर यहाँ पे सरकार यहाँ पर चुनी जाती है तो यहाँ पर कलेक्टिव वोट, दैट मीन्स जितना वोटर टर्नआउट रेशो बढ़ेगा वो एक अच्छा होगा, वो एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा, हेल्दी डेमोक्रेसी होगी। बट यहाँ पे ऑथर ने काफ़ी सारे डेटा साइट किए कि हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि हम किस तरीके से वोटर्स में एक तरीके से एक रुझान यहाँ पर लाएँ कि अल्टीमेटली वो और इसको कहीं ना कहीं एक बेटर मूव यहाँ पर ले कि हाँ मतलब एक वोटिंग के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर लाया जाए। इसी वजह से रिसेंटली यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक इनिशिएट किया था एक नए कॉन्सेप्ट को, दैट इज रिमोट वोटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज रिमोट वोटिंग सिस्टम। व्हाट इज रिमोट वोटिंग सिस्टम? दैट मीन्स आप मध्य प्रदेश के हैं, आप कर्नाटका में, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, तो जब इलेक्शंस आपके यहाँ पे आते हैं तो आप कर्नाटका में रहते हुए भी आप वोट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही कॉन्सेप्ट था कहाँ पे, कौन सा, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दैट मीन्स आपको आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश में नहीं आना पड़ेगा, आप कर्नाटका में है, बेंगलोर में है, तो वहीं पे जो वोटिंग मशीन रहेगी, जहाँ पे एक सिंगल वोटिंग मशीन के थ्रू लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप वोट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आप वहाँ पर वोट कर पाएंगे। तो ये इनिशिएशन यहाँ पे किया गया था। बट जिस तरीके से काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, स्पेशली अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अभी हमारे देश में, उन्होंने इसको अपोज किया और ये अल्टीमेटली यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सका। बट यहाँ पे ऑथर ने काफ़ी सारा डेटा दिया कि किस तरीके से, इवन रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर राजीव कुमार जी, उन्होंने किस तरीके से पुणे में जाके विजिट किया, लोगों को इसके प्रति मोटिवेट किया कि हमें अपना जो वोट का जो अधिकार है उसको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो उससे अल्टीमेटली दिखाता है कि, और इवन थ्रू दिस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सीरियस की किस तरीके से हम यहाँ पे और बेटर यहाँ पे वोटर टर्नआउट रेशो कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, दैट विल गिव यू अ लॉट क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन अबाउट द वोटिंग। चलिए देन एक्सप्लेन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हमने 1 से 2 बार पहले भी यहाँ डिस्कस किया है, द सागा ऑफ ए स्पाई बलून इन यूएस एयर स्पेस। सो बेसिकली भी यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा जो बलून है वो यूएस की टेरिटरी में यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे चाइना ने भी बताया कि हमारी टेरिटरी में था। ये बेसिकली वेदर फोरकास्ट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे, सिविलियन वेदर के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, बट गलती से जिस तरीके से वेस्टर्न वेंट्स यहाँ पर चली वो अल्टीमेटली कहाँ चले गया, यूएस में चले गया। और यूएस में भी कहाँ चले गया, यूएस में एक मॉन्टेना करके जो प्लेस है, जो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूएसए की, जहाँ पे काफ़ी सारी जो
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अदर स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो यूएस के ऐसे एलिगेशंस थे कि चाइना यहाँ पर स्पाइंग यहाँ पर कर रहा है इस पर्टिकुलर मूव के थ्रू, बट यहाँ पे चाइना ने बोला कि गलती से चले गए, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आई और अल्टीमेटली यूएस ने क्या किया, उसको शॉट डाउन कर दिया। शॉट डाउन कर दिया मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यूएस के लिए था कि अगर उसको शॉट डाउन कर देते हैं तो अल्टीमेटली उसके जो डेब्रिस होगा, उसका जो मलबा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हीलियम का बलून है, तो अल्टीमेटली जब वो नीचे गिरेगा तो लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। इसी वजह से यहाँ पे जो यूएस अथॉरिटीज़ ने जब वो एक ओशियन के नीचे बलून आ गया तब उसको अटैक किया, तो अल्टीमेटली उसका जो डेब्रिस है वो पानी में गिरा, इससे लोगों को क्षति यहाँ पर नहीं हुई। तो यहाँ पे यही बताया कि बेसिकली इस तरीके का ये बलून है, सर्विलियंस बलून इसको कहा गया। यूएस बोल रहा है दैट दिस इज बीइंग बेसिकली यूज फॉर स्पाइंग, और हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसमें काफ़ी सारे कैमराज, रडार्स, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। और चाइना का मानना है कि ये तो एक नॉर्मल बलून था, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं और ये हमने हमारे पर्पज़ के लिए किया था, बट यहाँ पे यूएसए जो है बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो इस न्यूज़ के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, हमने पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट्स देखे। जब हमारे देश में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमने देखा था कि इस तरीके के जो बलून्स हैं वो पाए गए थे। जापान ने भी इसी चीज़ों को बोला है कि हमारे देश में भी हमने देखा है। इवन ताइवान, अभी चाइना यहाँ पर बोल रहा है, बट यहाँ पे ताइवान जो उसका पड़ोसी देश है और इसको यहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है, तो ताइवान के बारे में भी यहाँ पर चाइना ने बोला कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हमने देखे कि चाइना जो है इस तरीके के बलून्स हमारी टेरिटरी में काफ़ी बार यहाँ पर लाया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then on the news section, as I told you, today's newspaper is very important. A lot of news are there. Then these two news are interrelated. What the news says: personal aid from India reach Turkey, more relief en route. And second is Turkey, Syria thank India for rescue teams aid. देखिए, अभी हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया किस तरीके से टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो गई और काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है वो वहाँ पे बिल्कुल तहस नहस हो गई टर्की में। तो टर्की की अगर बात की जाए तो हालांकि टर्की और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। टर्की हमने काफ़ी बार देखा कि अलग अलग फोरम्स पे कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर उठाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पीओके की बार बार बात करता है, बट स्टिल आप ये चीज़ समझिए कि जैसे ही यहाँ पे टर्की में इस तरीके का इशू आया, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया टर्की की बात की जाए। हमने पहले जब तालिबान का देखा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने रूल किया 15 अगस्त 2021 को, तब भी इंडिया ने 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट की यहाँ पर बात की थी। तो हम अलग जिन जिन देश में स्थिति खराब होती है या जहाँ पे हमारे देश की ज़रूरत होती है तो हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। यही चीज़ हमने टर्की में भी करी है, सीरिया में भी करी है, और हमने यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर के 4 हमने ओवरऑल जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पर भेजने की बात की है। काफ़ी सारी मेडिकल रिलीफ्स, काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, उन लोगों को यहाँ पर भेजा है, और इवन देयर आर 5 फीमेल्स एज वेल, उनको भी यहाँ पर भेजा है ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपनी हेल्प कर सके। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसकी वजह से बहुत इशूज़ वहाँ पर आ रहे हैं। इशूज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, इवन शॉपिंग मॉल्स में, मॉस्क में, सभी जगह यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है और काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिन्होंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है ताकि वो हेल्प कर सके इन द सिचुएशन। एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ दैट इंडिया डिस्पैचिंग एन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल फ्रॉम द हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद टू टर्की ऑन ट्यूसडे। दैट मीन्स ये दर्शाता है कि टर्की, भले हमारे रिलेशंस कैसे भी हो, बट जब टर्की को आवश्यकता है तो हमने हेल्प करी। और सीरिया के जो एम्बेसडर है टू इंडिया एंड टर्की के जो एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि इंडिया उन देशों में, जिसने शुरुआती देशों में जिन्होंने जब हमें ज़रूरत थी तभी हमें यहाँ पर हेल्प करा। सो ये इंडिया की एक तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से अग्रेसिव मोड्स में यहाँ पे काम करता है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अपोजिशन टारगेट्स गवर्नमेंट ओवर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत अच्छे से समझी है कि रिपोर्ट क्या है। यूएस बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क की, 2017 में स्टार्ट हुई थी और जिसने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, उसमें 3 मेजर एलिगेशंस थे। उसके बाद अडानी ने अपना 413 पेजेस का यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी, और उसके बाद अडानी ग्रुप के जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के, डीएमके के, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सरकार को क्वेश्चन किया कि सरकार
सरकार अपना यहाँ पर पक्ष नहीं रख रही कि अल्टीमेटली सरकार की एकदम से अडानी ग्रुप इतना कैसे ग्रो कर गया। पहले जो अडानी ग्रुप 619 पोजीशन पे था, अभी अडानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड की अगर बात करें सबसे रिच पर्सन है। हालांकि पिछले कुछ समय से जैसे उनकी नेटवर्थ कम हुई तो वो 21st 22nd पोजीशन पे आ गए, बट अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर किया है ऑफ अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन विल मूव टू द वर्ल्ड पार्ट, वर्ल्ड सेक्शन। फर्स्ट इज अबाउट द स्पाई बलून, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया, दैट यूएस रिकवर स्पाई बलून डेब्रिस चाइना प्रोटेस्ट। तो जैसे यहाँ पर ये स्पाई बलून जैसे यहाँ पर उसके डेब्रिस कलेक्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ, कितना बड़ा स्पाई बलून था वो जैसे यहाँ पर बर्स्ट हुआ। अब व्हाट पीपल आर डूइंग, वो बेसिकली यहाँ पर जो यूएस की जो फोर्सेज है, नेवी है, वो यहाँ पर जो डेब्रिस उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली पता चले कि यहाँ पर क्या पर्पज़ था कि यूएसए ने, चाइना ने इतना बड़ा स्पाई बलून यहाँ पे भेजा। Then the last news, that is टर्की सीरिया क्वेक कुड अफेक्ट अप टू 23 मिलियन सेट बाय WHO। सो जितना बड़ा है यहाँ पर ये अटैक था, अर्थक्वेक था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हुए, काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड है। तो WHO ने एक ऑफिशियल आंकड़ा कहीं ना कहीं जारी किया है कि लगभग 23 मिलियन लोग हम ऐसा मान सकते हैं जो इस पर्टिकुलर ये जो इशू हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, उसमें यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकते हैं और आने वाले समय में नंबर और बढ़ सकता है। हमने ऑलरेडी देखा कि जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है रसिप तय्यिप अर्दोगन, उन्होंने बोला है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 85 मिलियन, उसमें लगभग 13 मिलियन लोग ऐसे हो सकते हैं जो इससे इम्पैक्ट हुए। अब यहाँ पे क्योंकि टर्की, सीरिया, उसके पास में जो लेबनान है, काफ़ी सारे देश इसमें इन्वॉल्व है जिनको यहाँ पर अल्टीमेटली इससे इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ जो WHO ने यहाँ पर बताया। On business news, I didn't find any news which is important from an examination point of view. So herein I conclude with today's session. So